नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हमारी नज़र होगी 3 प्रमुख खबरों पर। पहली खबर होगी इसरो और इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के बीच हुए करार की, जिसके तहत भारत अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट G20 स्पेस में भेजेगा स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। दूसरी खबर होगी UAE के अबू धाबी से, जहां के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को करेंगे। तीसरी खबर होगी मालदीव से, जहां के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोध और कट्टर इस्लामिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं इसरो और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बीच हुए समझौते से। इस समझौते के मुताबिक इसरो अपने टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स की मदद से लॉन्च करेगा। इसरो के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि भारत की स्पेस एजेंसी अपने किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स की मदद लेने जा रही है। भारत जिस GSAT-20 सैटेलाइट को स्पेसएक्स की मदद से लॉन्च करने जा रहा है, उसे विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सैटेलाइट अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप समेत दूर दराज के इलाकों में संचार सेवाएं देगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा देगा। यह करीब 48 Gbps की स्पीड से इंटरनेट सुविधा देगा। अब इसरो ने बताया है कि GSAT-20 सैटेलाइट का नाम अब GSAT-N2 होगा। खबरों के मुताबिक यह सैटेलाइट 2024 के दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। वैसे कब लॉन्च होगा अभी बिल्कुल तय नहीं है ये। अब एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि भारत को अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स की मदद लेनी पड़ रही है। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भारत ने तो स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने झंडे इतनी शानदार तरीके से गाड़ दिए हैं, जैसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, सूर्य के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट भेजना और फिर गगनयान मिशन के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की प्लानिंग। फिर एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल बात यह है कि इसरो के पास अभी भी बहुत ज़्यादा भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता वाले रॉकेट मौजूद नहीं है। इसरो का जो सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट है GSLV Mk3, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 4000 किलोग्राम के पेलोड को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में स्थापित कर सकता है। जबकि जिस GSAT-20 सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करना चाहता है, उसका वजन 4700 किलोग्राम है। यही वजह है कि भारत को इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स की मदद लेनी पड़ रही है। स्पेसएक्स के जिस फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, वो 8300 किलोग्राम के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। फाल्कन 9 को अब तक 105 बार लॉन्च किया गया है और उसमें से 66 बार यह कामयाब लैंडिंग कर चुका है। ये वापस भी आ सकता है। इससे पहले भारत भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रांस के नेतृत्व वाले एरियन स्पेस कंसोर्टियम पर निर्भर था। खबरों के मुताबिक एरियन स्पेस के रॉकेट की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इस बार इसरो को एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स की मदद लेनी पड़ रही है। वैसे अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द भारत के पास भी इतना पावरफुल रॉकेट होगा कि वो 10,000 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसरो अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLB विकसित कर रहा है, जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम के पेलोड को GTO में स्थापित करने की होगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर पूरे देश में उल्लास का माहौल है और हर कोई 22 फरवरी का इंतजार कर रहा है। इसके ठीक 23 दिन के बाद यानी 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के संपूर्ण हिंदू समाज के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि किसी मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम आपको याद दिला दें कि 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी UAE की यात्रा पर थे, तभी इस मंदिर की जमीन दान में दी गई थी।
2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इस मंदिर की नींव भी रखी थी। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। बीच में कोविड का जब दौर आया था तो थोड़ी बहुत देरी भी हुई है, लेकिन अब इसका काम पूरा हो गया है और 14 फरवरी को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस मंदिर के निर्माण का जो कार्य है वो स्वामी नारायण संस्था देख रही है, जिसने करीब 1100 मंदिरों का निर्माण किया है, जिसमें दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है। जी हाँ, स्वामी नारायण संस्था जो इस मंदिर को बना रही है, उसी ने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का भी निर्माण किया है। BAPS जो इस संगठन का नाम है, इसके प्रतिनिधियों ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जाकर उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। खबरों के मुताबिक अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर पर 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये मंदिर 108 फीट ऊंचा होगा। ये लगभग 17 एकड़ भूमि पर सफ़ेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थरों से तैयार किया गया है, ऐसी खबरें हैं। मंदिर की कारीगरी शानदार है और इस पर रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों की कथाओं के महत्वपूर्ण क्षणों को दिखाया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के बाद अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन निश्चित रूप से पूरे भारतवासियों, खासकर हिंदुओं के लिए आनंद की बात है। अब हम बात करेंगे मालदीव की, जिसके नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो भारत विरोध की अपनी नीति को जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे उनकी पॉलिसी का केंद्र बिंदु सिर्फ भारत विरोध ही नहीं है, बल्कि कट्टर इस्लाम भी है। इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पहले बात करते हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो की भारत विरोध की नीति की। जब मालदीव में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी मुइज्जो ने यह इशारा कर दिया था कि अगर वो जीत गए तो वो भारत की बजाय चीन के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। उन्होंने ये इशारा भी दिया था कि भारत के साथ मालदीव के विशेष रक्षा संबंधों की भी वो समीक्षा करेंगे, और उन्होंने वही किया। चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने भारत से कहा कि अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लो। भारत ने मालदीव को उपहार में नौसैनिक हेलीकॉप्टर दिए थे और डॉर्नियर प्लेन भी दिए थे, जिनके संचालन के लिए वहां भारतीय सैन्य कर्मी तैनात हैं। उसके बाद मुइज्जो की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी से। क्लाइमेट को लेकर के COP28 की जो मीटिंग हुई थी उसमें, इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि भारत अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हो गया है। इनके पहले जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद सोलिह, उनके कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफिक समझौता हुआ था, जिसमें भारत को मालदीव के टेरिटोरियल वाटर्स के हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अनुमति मिली थी। सत्ता में आने के बाद मुइज्जो ने पिछले साल दिसंबर में भारत के साथ इस जल समझौते को भी खत्म कर दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो की चीन से नज़दीकियां किसी से छिपी नहीं है और वो भारत के लिए चिंता का विषय है। कहते हैं कि जब वो माली के मेयर हुआ करते थे तो उन्होंने चीनी कंपनियों के साथ काफ़ी काम किया था और तब से वो चीन के काफ़ी करीब रहे हैं। उनकी नीति भारत की बजाय चीन के हितों की रक्षा करना है, ऐसा सामरिक मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं। साल 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत के बाद से ही ऐसा होता आया है कि मालदीव का हर राष्ट्रपति अगर कहीं बाहर जाता है, अगर कोई विदेश यात्रा करता है, तो सबसे पहले भारत आता है। इसमें 2012 में मोहम्मद वहीद और 2 साल बाद अब्दुल्ला यामीन जैसे कट्टर भारत विरोधी राष्ट्रपति भी शामिल रहे हैं। लेकिन पुराने राष्ट्रपतियों के रास्ते से हटकर मुइज्जो ने भारत की जगह सबसे पहले तुर्की का दौरा किया, और अब खबरें ये आ रही हैं कि वह चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। चीन और मालदीव राष्ट्रपति मुइज्जो की बीजिंग की द्विपक्षीय यात्रा को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मुइज्जो भारत की यात्रा से पहले चीन की यात्रा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मालदीव के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। देखिए, बात सिर्फ भारत विरोध की ही नहीं है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो कट्टर इस्लाम की पॉलिसी भी पूरे जोर शोर से फॉलो कर रहे हैं। उनका टर्की जाना भी इसी का एक हिस्सा था। हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट एर्डोगन के लीडरशिप में टर्की भी हार्डलाइन इस्लाम की ओर बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में प्रेसिडेंट एर्डोगन ने जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट किया, उससे उनकी कट्टर इस्लामिस्ट मानसिकता को ही देखा गया, वही झलका एक्चुअली। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो ने
भारत से पहले टर्की का दौरा कर भारत को साफ संदेश दे दिया है कि वो कट्टर इस्लामिस्ट पॉलिसी को ही फॉलो करेंगे। आश्चर्य तो तब हुआ जब इस साल दिसंबर में मालदीव में क्रिसमस का त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की और लोगों से अपील की कि लोग देश में कहीं भी किसी भी द्वीप में क्रिसमस का उत्सव ना मनाएं। इस एडवाइजरी में कहा गया कि ऐसी गतिविधियां मालदीव के कानून के मुताबिक प्रतिबंधित हैं और देश के कानूनों के खिलाफ हैं। इसलिए किसी भी द्वीप पर क्रिसमस मनाने के लिए कोई गतिविधियां आयोजित नहीं की जानी चाहिए और ऐसी गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ कानूनी ढांचे के तहत कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है मुइज्जू ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। अब आप ये समझिए कि क्रिसमस का त्यौहार सारी दुनिया में मनाया जाता है। अब ये कहना कि भाई ये एक क्रिश्चियन त्यौहार है इसलिए आप इस द्वीप में नहीं मना सकते, उनकी कट्टर मानसिकता को ही दिखाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।